भारतीय विज्ञान संचारक समूह में बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का। और आज हमारे मध्य पुनः है आज अनिल कुमार थानवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हम सभी की ओर से। प्लीज कंटिन्यू सर। धन्यवाद मैडम। ओके। भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर पूर्व के कड़ियों के साथ में चलते हुए पूर्व में हमने जो बात कही उसी के क्रम में हम आज फिर भाग 3 में, जैसा कि भाग 1 और भाग 2 जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जीवन का विकास हुआ, भाग 1 और भाग 2 पहले हम प्रस्तुत कर चुके हैं। भाग 3 में हम कुछ समस्याओं के समाधान की बात करेंगे और जीवन की उत्पत्ति और जीवन का विकास कैसे हुआ उस पर भी कुछ नवाचार प्रस्तुत करेंगे। प्रिय साथियों, हमने शुरुआत की थी सौरमंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी से। फिर हमने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का एक नया तरीका बताया। दोनों को हमने 3-3 पार्ट में समझाया और आपने बड़े धैर्य से सुना। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। आशा करता हूं कि भाग 3 को भी आप बड़े धैर्य से, बड़े अच्छी तरह से आप गौर करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने प्रश्न भी पूछेंगे, लाइक, कमेंट, शेयर भी करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया, यूट्यूब और दूसरे साधनों के द्वारा, इंस्टाग्राम और दूसरे अनेक साधनों के द्वारा जो विज्ञान संचारक या देश के वैज्ञानिक बताते हैं, देश और दुनिया के वैज्ञानिक बताते हैं कि जीवन जो है बाहर से बैक्टीरिया आए और वो पृथ्वी पर विकसित हुए, इससे जीवन का विकास हुआ। वैसे तो जीवन की उत्पत्ति के जो थ्योरीज है वो अनेक थ्योरीज है और मैंने जो अब तक जो देखा है कि ये इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया और इसके बाद में डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्योरी। ये जो 6 सिद्धांत बताए जाते हैं अब तक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और आप सभी के सामने मैं जो बात कह रहा हूं इन सबसे भिन्न एक नया नवाचार प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया और दूसरे साधनों द्वारा और यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी को पता है कि वर्तमान में ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बाहर से उल्काओं के द्वारा या एस्ट्रॉइड के द्वारा या धूमकेतु के द्वारा इस तरह से पृथ्वी पर आया और शुरू में इस तरह से तो जिस तरह से जीवन को मूल रूप से अंतरिक्ष से सोचा जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जीवन आया, ना कि पृथ्वी पर स्वतः पृथ्वी के कारण जीवन उत्पन्न हुआ। तो जो थ्योरीज आपके सामने मैंने जो ये आपको कागज दिखाया है इस तरह से कि आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वैसे तो थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इसको भी बड़ा ही प्रैक्टिकल माना जाता है, प्रायोगिक रूप से इसको भी बहुत ही महत्व दिया जाता है।
और पैनस्पर्मिया थ्योरी यानी कि अंतरिक्ष से जीवन पृथ्वी पर आया, इसके बारे में भी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा आशान्वित है, विश्वास करते हैं, क्योंकि कई एस्ट्रॉयड पर ऐसे बैक्टीरिया और इसी प्रकार से कई उल्काओं पर और कई ऐसे उल्का पिंड है जिनसे पता चला है कि पृथ्वी पर बैक्टीरिया आए, फिर वो विकसित हुए। तो ऐसा कई खगोल शास्त्रियों का मत है कि पृथ्वी पर जीवन जो है अंतरिक्ष से आया, ना कि पृथ्वी के सतह के कारण उत्पन्न हुआ। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन मतलब कि रूपांतरण का जो सिद्धांत है, जिसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ, जिसमें कोलिजन नहीं हुआ, हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया और पानी कैसे समाप्त होता जाएगा, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और कैसे समाप्त होता जाएगा, पृथ्वी पर किस प्रकार से रासायनिक विकास हुआ, पृथ्वी का भौगोलिक विकास हुआ, पृथ्वी पर जीवन किस तरह से इस रूप में विकसित हुआ। आपके सामने सबसे पहले तो मैं इस बात का समाधान कर देता हूं कि अंतरिक्ष से बैक्टीरिया आने से पृथ्वी पर कोई जीवन विकसित नहीं हुआ, और ना ही दूसरी जो थ्योरीज है। मेरा मत है कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको एआई ओपेलिन नामक वैज्ञानिक ने, जीव शास्त्री ने प्रस्तुत किया, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री, ध्यान से सुनिएगा, पैनस्पर्मिया थ्योरी की हकीकत और जीवन का विकास, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री या कोई प्राणी अंतरिक्ष में मर जाता है या कोई वनस्पति अंतरिक्ष में रह जाए तो क्या होता है पता है? क्या आप इस बात को जानते हैं? या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष में बैक्टीरियाओं का बड़ा विशाल बादल की तरह छोड़ देते हैं तो भविष्य उसका क्या क्या होगा? वह विशाल मात्रा में जैविक मलबा या जैविक कचरा अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, लाखों करोड़ों वर्ष तक वो तैरता रहेगा और एक अंतरिक्ष जीवाश्म में परिवर्तित होकर भटकता रहेगा। फिर कभी किसी तारे या गैस दानव ग्रह या फिर पृथ्वी जैसे, मंगल या शुक्र जैसे, या किसी चंद्रमा या किसी धूमकेतु की या एस्ट्रॉयड या उल्काओं पर जाकर के गिर जाएगा। यदि पृथ्वी जैसे किसी ग्रह पर गिर जाता है और उसके बाहर आसपास तैरते हुए पृथ्वी पर गिर जाता है तो वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि जीवन का अस्तित्व अंतरिक्ष से में हुआ, फिर यह धूमकेतु उल्काओं से पृथ्वी पर आकर विकसित होने लगा। जीव शास्त्री अंतरिक्ष से आए इस जीवन को पैनस्पर्मिया सिद्धांत से जीवन का विकास कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमने यहाँ इसकी हकीकत, वास्तविकता बताई है। वास्तव में ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों पर विकसित अंतरिक्ष में भटकते एलियन प्राणियों की लाशें, वनस्पति, बैक्टीरिया के बड़े बादल ही आगे भविष्य में तैरते भटकते हुए पृथ्वी जैसे ग्रह पर गिरकर अंतरिक्ष से जीवन के आने का भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व अंतरिक्ष से ना ही किसी अन्य सिद्धांत से, बल्कि बहुत धीमी गति से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही धीमी गति से जुपिटर के सैटर्न के यूरेनस में, यूरेनस के नेपच्यून में, नेपच्यून के सुपर आर्क में और अंततः पृथ्वी में एक क्रमिक परिवर्तन के चलते जाने से जीवन का एआई ओपेरिन के बायोकेमिकल थ्योरी से विकास हुआ। तो साथियों, पैनस्पर्मिया थ्योरी की हकीकत समझिए। तो पृथ्वी पर जीवन कैसे मतलब विकसित हुआ, वो हम कारण पिछले भाग में 2 में बताया। भाग 1 में भी मैंने कुछ चर्चा की और इस भाग 3 में हम ये आपको स्पष्ट कर देते हैं कि अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मूल रूप से
जीवन कैसे बनता है, कैसे अस्तित्व में आता है, इसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उन खगोल शास्त्रियों के पास इसका जवाब नहीं है, वैज्ञानिकों के पास में इसका, जीव शास्त्रियों के पास में इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। अभी भी इस पे मत मतांतर है, क्योंकि मूलतः कॉन्शियसनेस कहां से शुरू होती है, जीवन कहां से उत्पन्न होता है, रासायनिक रूप से अगर हम सोचे तो मैंने एक बहुत ही रोचक बात आपके सामने प्रस्तुत की है। और वो रोचक बात यह है कि सूर्य धीरे धीरे डिम होता हुआ एक मंद होता हुआ तारा, फिर हॉट जुपिटर, फिर जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न के बीच, और सैटर्न और यूरेनस के बीच, यूरेनस और नेपच्यून के बीच, नेपच्यून और सुपर आर्क के बीच, और सुपर आर्क और पृथ्वी के बीच। इस तरह से धीमी गति से रासायनिक बदलाव होते हैं, सरल से जटिल अणु बनते हैं, सरल से जटिल यौगिक बनते हैं, और इस तरह से हल्के तत्वों से भारी तत्व बनते हैं। प्रिय साथियों, धीमी गति से पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते जैसे गैस दानव ग्रह, जैसे तारे, जैसे गैस दानव ग्रह का सॉलिडिफिकेशन होता है, महाद्वीप महासागर बनते हैं, पानी भी बनता जाता है, वायुमंडल भी बनता जाता है। धीमी गति से एक ग्रह का रासायनिक डेवलपमेंट होता है, एक ग्रह का रासायनिक रूप से, केमिकली रूप से इवोल्यूशन होता है। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, ये हमारा विशाल ब्रह्मांड है, और इसकी अगर हम एक मानसिक यात्रा करें, अनगिनत गैलेक्सियां और उनके अंदर भी तारे, उनमें कुछ सूर्य जैसे और उन सूर्य जैसे तारा मंडलों में ग्रह भी है, पृथ्वी जैसे ग्रह भी है। उन ग्रहों में कुछ गैस है, कुछ अर्ध गैस दानव है, कुछ अर्ध ठोस या रॉकी ग्रह है, कुछ संपूर्ण रॉकी ग्रह है, कुछ पृथ्वी जैसे अर्ध रॉकी ग्रह है। फिर उन ग्रहों में चंद्रमा है, और इसके बाद में उन अनेक धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, उल्काओं का कचरा व रेत, पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह भी उन पृथ्वी जैसे ग्रहों में जीवन बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। उन पृथ्वी जैसे ग्रहों पर बस जीवन की शुरू ही होने जा रहा है। कई ऐसे भी हैं जो सौर मंडल जिनमें जहां पृथ्वी जैसे एक ग्रह पर जीवन का अस्तित्व बन चुका है और कहीं पे विकसित होने लगा है। सोचिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस तरह के लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों पृथ्वी के समान ग्रहों पर ऐसा ही हो रहा है। किसी सौर मंडल के पृथ्वी जैसी ग्रह पर जीवन प्रारंभिक अवस्था में, तो किसी अन्य सौर मंडल के पृथ्वी जैसे ग्रह पर जीवन कुछ आदिम अवस्था से निकलकर विकसित हो गया है। कहीं पर जीवन आधुनिक सभ्य युग में पहुंच गया है, तो कहीं तकनीक और अंतरिक्ष की चरम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। और आगे सुनिए, कहीं पर इंसान जैसा प्राणी एलियंस बनकर सुदूर ग्रहों, तारों की ब्रह्मांड यात्रा पर है। ब्रह्मांड में जीवन के इस तरह के विराट रूप को समझिए। अरबों खरबों अनगिनत इंसानी एलियंस प्राणी भटक रहे हैं इस विराट ब्रह्मांड में। कहीं जीवन आदिम, कहीं मध्य, कहीं विकसित, कहीं पूर्ण विकसित, कहीं विकास की चरम ऊंचाइयों पर। संपूर्ण ब्रह्मांड में इन मनुष्य रूपी एलियंस प्राणियों की जनसंख्या अरबों खरबों से भी कहीं ज्यादा होगी। सोचिए, जीवन के इस विराट रूप के बारे में और फिर उन मृत जीवात्म रूपी शरीर राशों के बारे में भी जो ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थ के समुद्र में तैर रहे हैं, और उन उड़न तस्वीरों जैसे अंतरिक्षयानों के विशाल कचरे के बारे में जो ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। हम इस ब्रह्मांड में अपने को अकेले समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड सशरीर में मनुष्य, एलियन जीवन का विराट अस्तित्व है। इस पूरे ब्रह्मांड में दृश्य में जीवन की इतनी बड़ी तादाद में ब्रह्मांड में संख्या को हम अपने वर्तमान में अन्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की निरंतर होती जा रही खोजों के आधार पर बता रहे हैं। मनुष्य ने एलियंस बन के संपूर्ण ब्रह्मांड में जैविक अजैविक रूपी खूब कचरा फैलाया, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के विराट रूप के सामने तुच्छ है।
साथियों, ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है और मैं इस पैराग्राफ के द्वारा अपनी कल्पना को बता रहा हूं कि ब्रह्मांड में किस तरह से ये इस तरह से मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो मनुष्य है आज अंतरिक्ष की चरम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। तकनीक इतने विशाल रूप में आती जा रही है। विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में मनुष्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचिए, कभी वो दिन भी आएगा जब मनुष्य इस धरती पर, जैसे मंगल ग्रह पर हुआ, जैसे शुक्र ग्रह पर हुआ, वही पृथ्वी पर होने जा रहा है। कैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, कैसे हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है और सभी प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, चाहे ध्वनि प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे जमीन पे प्रदूषण हो, चाहे आकाश में हो, चाहे थल में हो, नभ में हो, जमीन की गहराइयों में हो। देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज गति से बढ़ रही है। अंतरिक्ष हमारे लिए भविष्य है, ऐसा वैज्ञानिक समझते हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। हमारा भविष्य अंतरिक्ष है। तो सोचिए साथियों, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम जिस तरह से तकनीक और विज्ञान की चरम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष में हम इतने विशाल संख्या में सैटेलाइट छोड़ चुके हैं और ऐसे ऐसे अभियान दूसरे ग्रहों, तारों की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचिए कि धीमी गति से हम अंतरिक्ष को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, जैविक रूप से और अजैविक रूप से। हमने जो तरक्की की है वो तो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमने अंतरिक्ष में किस तरह से जैविक और अजैविक कचरा फैलाया है। फिर साथियों, एक बात और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्या मनुष्य पृथ्वी पर जो कर रहा है, अंतरिक्ष में जो कर रहा है, क्या पहली बार हो रहा है? क्या दूसरे ग्रहों के जैसे मंगल ग्रह के वासियों ने क्या ऐसा किया? या सौर मंडल के कुछ चंद्रमा जैसे टाइटन है, जैसे कैलिस्टो यूरोपा है, जैसे ट्रिटन है, जैसे प्लूटो है, जैसे शुक्र ग्रह है, क्या इस पर भी ऐसा कुछ हुआ? सोचने की बात है। ये केवल पृथ्वी पर जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। विशाल ब्रह्मांड में ऐसा कितने पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ऐसा हो रहा है, ये सोचने की बात है। हमारा किसी विकसित सभ्यता से संपर्क नहीं हुआ। प्रयास जारी है, देखते हैं सफलता मिलती है या नहीं मिलती, ये भविष्य की बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो हम कचरा, गंदगी अंतरिक्ष में फेंक रहे हैं, जैविक कचरे को भी फेंक रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के जो कचरा फैलाता है, चाहे मल मूत्र का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे जीवों प्राणियों का हो, क्या वो वापस पृथ्वी पर आता है या अंतरिक्ष में बिखर जाता है? सोचने की बात है। ऐसा ही मंगल ग्रह के लोगों ने किया, ऐसा ही शुक्र ग्रह के लोगों ने किया, ऐसा ही टाइटन, ट्रिटन और अनेक चंद्रमाओं के लोगों ने किया। सोचने की बात है कि जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के द्वारा बताया कि पृथ्वी भविष्य में मंगल बन जाएगी, या मंगल पहले कभी पृथ्वी जैसा था, उसकी जैसे ग्रेविटी थी, उसके जैसा वायुमंडल था, उसकी जैसे भौगोलिक स्थिति थी। तो कंपैरिजन करने पर, हालांकि यूट्यूब चैनल पर आप ऐसे अनेक वीडियो देखते हैं जिसमें द्रव्यमान का,
त्रिज्या का, व्यास का, यानी कि मास, रेडियस, डायमीटर और डेंसिटी का, घनत्व का, गुरुत्वाकर्षण का, चुंबकीय क्षेत्र का, भौगोलिक रूप से, रासायनिक रूप से और केमिकली और वायुमंडल से, पर्यावरण से, और इस तरह से हम भौगोलिक रूप से तुलनाएं तो करते हैं, ग्रहों की, चंद्रमाओं की, एस्ट्रॉइड की तुलना तो करते हैं और तारों की भी तुलना करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन से ही, रूपांतरण से ही भविष्य में इस तरह से एक ग्रह बनता है और एक ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति होती है और जीवन नष्ट भी होता है। रासायनिक रूप से एक ग्रह कैसे बनता है और रासायनिक रूप से कैसे एक ग्रह पर जीवन अंततः समाप्त हो जाता है। सोचने की बात है कि पृथ्वी पर जो जीवन आज हम इस रूप में देख रहे हैं, पहले किन किन स्टेज से गुजरा, किन किन स्तरों से गुजरा। तो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को थोड़ा सा पीछे ले जाने की आवश्यकता है। हमें सोचना होगा कि एआई ऑपरेशन की थ्योरी को ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम समझेंगे कि पहले पृथ्वी थोड़ी बड़ी थी और बड़ी थी और बड़ी थी, केपलर ग्रह यानी सुपर आर्थ से पहले मिनी नेपच्यून, इस तरह से मिनी नेपच्यून से पहले नेपच्यून से पहले मिनी यूरेनस से पहले यूरेनस, और यूरेनस से पहले मिनी सैटर्न से पहले सैटर्न। तो केपलर मिशन और दूसरे अभियानों से 6000 के करीब ग्रहों का पता चला है। उन सभी को सिस्टमेटिक चैन से देखने पर, एक क्रमबद्ध ढंग से हमें विचार करने पर पता चलता है कि किस तरह से ऑक्सीजन बनी, किस तरह से पानी बना, किस तरह से हाइड्रोजन बनी, किस तरह से ओजोन बनी, किस प्रकार से नाइट्रोजन बनी, एक ग्रह का वायुमंडल विकसित हुआ, कैसे उस पर पानी धीरे धीरे विकसित हुआ, किस तरह से धीमी गति से एक ग्रह से दूसरी नेक्स्ट ग्रह स्टेज में धीमी गति से रासायनिक परिवर्तन हुए, रासायनिक विकास हुआ। और इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इसी क्रमिक विकास में जीवन भी अस्तित्व आने लगा। इसी क्रमिक प्रोसेस में, प्रक्रिया में धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन बनने लगा। तो सोचिए कि आप अगर बृहस्पति और शनि के बीच के ऐसे अनेक ग्रह मिले हैं, वो रासायनिक परिवर्तन बृहस्पति से शनि में होने के दौरान क्या क्या होता है, कैसे सरल से जटिल अणु बनते हैं, यौगिक बनते हैं, कैसे हल्के से भारी तत्व बनते हैं। साथियों, और आगे बढ़ते हैं, सैटर्न से यूरेनस, इस तरह से धीमी गति से रासायनिक बदलाव को नोट कीजिएगा। ये रासायनिक बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट कीजिएगा किस तरह से यूरेनस से नेपच्यून से सुपर आर्थ और सुपर आर्थ से फिर पृथ्वी, इस पूरे क्रमिक परिवर्तन को, जिसमें रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, पानी भी बनता, वायुमंडल भी बनता है, जीवन भी धीमे धीमे रूप लेने लगता है। इस तरह से धीमी गति से जो बदलाव होता है उसको आप बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा। ब्रह्मांड में ऐसे अनेक तारे हैं, उनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से ही सूर्य का जन्म हुआ। दूसरे तारे भी ट्रांसफॉर्मेशन से उत्पन्न होते हैं। तो एक्चुअली कॉन्शियसनेस कहां से स्टार्ट होती है? आप ये भी पूछेंगे कि क्या भगवान या ईश्वर, क्या इस सृष्टि के कोई संचालक है? तो वैज्ञानिक तरीके से सोचने पर हमें पता चलता है कि ईश्वर क्या है, चेतनता क्या है। और इसके लिए मैंने आपको चार्ट बताया कि एक ब्लैक होल बनता है। सबसे पहले ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होकर कसता है, तो ब्रह्मांड की डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इकट्ठी होकर के एक ब्लैक होल को बनाती है। वो ब्लैक होल तारों में बदलते हैं, तारे आगे सूर्य में बदलते हैं, सूर्य आगे डिम होता हुआ हॉट जुपिटर और फिर जुपिटर, इस प्रकार से
सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ। तो सोचिए कि कॉन्शियसनेस और जीवन किस तरह से धीमी गति से रूप लेने लगता है। मैं समझता हूं कि मैंने इसको दोहराया है अनेक बार, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि अंतरिक्ष में भटक रहे बैक्टीरिया जो मनुष्य रूपी एलियंस के कारण है, क्योंकि उसकी खुरापात के कारण अंतरिक्ष में कई जीवाश्म पड़े रहते हैं, कई लाशें तैर रही है, कई ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, बैक्टीरिया जो वो अंतरिक्ष में खुला छोड़ देता है जब तकनीक, विज्ञान और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर तक पहुंचता है। क्योंकि मनुष्य भी यही कर रहा है पृथ्वी पर कि अंतरिक्ष में ले जा करके वो प्रयोग करता है जानवरों पर, पौधों पर, और इसके साथ साथ अनेक खाने पीने की चीजों को वो अंतरिक्ष में छोड़ के आ जाता है। वो अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, फिर भविष्य में जब पृथ्वी जैसा कोई ग्रह बनता है उस पर गिर जाते हैं, लेकिन इससे कोई जीवन का विकास हो ही नहीं सकता। वो बैक्टीरिया का रूप लेकर के अगर, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे फ्रीज हुए हुए, जमे हुए ऐसे अनेक बैक्टीरिया है जो भटक रहे हैं, उनके क्लाउड है और धूल है अंतरिक्ष में, उल्काओं की धूल है वो भटक रही है, या कॉमेट्स के द्वारा या एस्ट्रॉइड के द्वारा। जैसे कि मैंने चार्ट के द्वारा आपको समझाया कि पृथ्वी का भविष्य क्या है। पृथ्वी धीरे धीरे वीनस में, और वीनस से फिर धीरे धीरे मार्स में, मार्स से फिर धीरे धीरे प्लूटो में, मरकरी में, गैनीमेड में, दूसरे चंद्रमाओं में रूपांतरित होते हुए फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉइड में, फिर मीटियोर्स में, इस प्रकार से ब्रेक होके फिर ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के समुद्र में विलीन हो जाएगी, घुस जाएगी। तो इस दौरान क्या होता है सोचिए, किसी एस्ट्रॉइड पर बैक्टीरिया हो सकते हैं बिल्कुल, किसी कॉमेट पर भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, और किसी ग्रह पर भी जैसे शुक्र है उसमें भी क्या है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जीवन के सपोर्ट करने वाले जितने भी कारण हैं, वास्तव में वो कारण कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जीवन आया, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऊंचाई पर जाने पर ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अंतरिक्ष से जीवन आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हकीकत कुछ अलग है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरुआत हुआ और कैसे वो इस रूप तक पहुंचा, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह आपको स्पष्ट किया कि वास्तव में रासायनिक परिवर्तन किस तरह से होते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार से पानी, इस प्रकार से पृथ्वी पर सभी सरल से जटिल यौगिक बनते हैं, और कार्बन, और इस प्रकार से कार्बनिक विकास होता है, सरल से जटिल अणु बनते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी थ्योरीज बताई गई है, आज तक जितनी भी ये आपके सामने थ्योरीज दी गई है, जो आपके सामने ये बता रहा हूं कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी, ये सभी थ्योरीज में से केवल मैं सपोर्ट करता हूं तो एआई ओपेरियन की बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ही मैं सपोर्ट करता हूं, और उसमें भी मैं विशेष बदलाव कर रहा हूं। बदलाव क्या कर रहा हूं कि पृथ्वी का जन्म जो ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि केपलर मिशन और दूसरे अभियानों से ऐसे अनेक ग्रह मिले हैं जिनको अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए हर दृष्टि से, रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से, जैविक रूप से, भौगोलिक रूप से, सभी तरीके से उनका कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पर केवल साइज का कंपैरिजन तो जरूर देखते हैं तारों का,
भीमकाय तारों का, भीमकाय गैलेक्सियों का, भीमकाय नेबुलाओं का, इस प्रकार से कंपेरिजन तो कर देखते हैं ग्रहों का, चंद्रमाओं का, लेकिन वो कंपेरिजन आधा अधूरा है, उसमें कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग वीनस को कहते हैं कभी पृथ्वी जैसा था, कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी क्या मंगल है वो कभी पृथ्वी जैसा था, लेकिन वो आधी अधूरी तुलना करते हैं। और इस इनकम्प्लीट कंपेरिजन को हम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं? एक पूरे चार्ट की बात करें कि कैसे एक ब्रह्मांड में विशाल भीम का ब्लैक होल बनता है और उसकी फिर ग्रेविटी चेंज होती है, फिर वो ठंडा होता जाता है, तो फिर तारों में व्हाइट ब्लू ब्लू स्टार, व्हाइट ब्लू स्टार, फिर ऑरेंज स्टार, फिर येलो स्टार, फिर रेड स्टार, इस तरह से ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों में, इस तरह से लौकिक ग्रहों में। तो इसके बाद में चंद्रमाओं में, चंद्रमाओं के बाद में धूमकेतु में, एस्ट्रॉयड में, मीटर्स में, फिर ब्लैक होके ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, घुल जाता है। साथियों, मैंने आपके सामने जो बातें कही है, तथ्यात्मक बातें कही है, पूरी मेरी कल्पना नहीं है। मैं कुछ अध्ययन के आधार पर कह रहा हूं, कुछ सोच विचार के आपको बात बता रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं पिछले 40 वर्षों से मैंने किताबें पढ़ी, अनेक वैज्ञानिकों की पढ़ी। जयंत नार्लिकर हमारे देश के महान खगोलशास्त्री रहे हुए हैं, उन्होंने भी अंतरिक्ष से बैक्टीरिया कैसे आए और इसके अलावा ऐसे देश दुनिया के फ्रेड हॉयल और ऐसे अनेक खगोल शास्त्रियों की, जियोफिजिसिस्ट की बातें और एस्ट्रोफिजिसिस्ट की बातें और जैव शास्त्रियों की बातें बड़े ध्यान से, गौर से पढ़ी है मैंने। उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने कुछ ऐसी बातों को नोट किया है जिनको आपके सामने मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर कैसे जीवन का अस्तित्व आया और कैसे पैन स्पर्मिया थ्योरी और जितनी भी दूसरी थ्योरीज है वो गलत है, इनकम्प्लीट है और उनमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। मूल रूप से इस ब्रह्मांड में जीवन अस्तित्व में कैसे आता है, तो वो बात मैं बता रहा हूं बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बड़े ही गणितीय आधार पर, कि वास्तव में रासायनिक बदलाव, पार्टिकल से हैवी पार्टिकल और उसके बाद में लाइट एटॉम से हैवी एटॉम, इस प्रकार से तत्व बने, लाइट एलिमेंट हल्के तत्वों से भारी तत्व बने, सरल से जटिल यौगिक बने, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बने। किस तरह से हमारे इस पृथ्वी ग्रह का रासायनिक विकास के आधार पर एक जीवन का अस्तित्व आया, ये मैं बताना चाहता हूं। तो एक बात मैंने आपके सामने तो ये रखी है कि पैन स्पर्मिया थ्योरी या अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया, क्योंकि अनेक लोग कहते हैं कि अगर अंतरिक्ष से जीवन आया, मान लिया अंतरिक्ष से जीवन आया, अगर मान लें, तो फिर भी प्रश्न तो वही है कि मूल रूप से जीवन कहां से शुरू होता है, इसका जवाब है नहीं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि किस प्रकार से सरल से रासायनिक, सरल से जटिल अणुओं का, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स का विकास होता है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर। यानी कि हम इम्पैक्ट या कॉलिजन थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट और कॉलिजन एक मात्र चांस है कि चंद्रमा की उत्पत्ति थिया नाम के एक ग्रह की पृथ्वी से टकराने से उत्पत्ति हुई। और तो सोचने की बात है कि ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह के जिसे चंद्रमा है, या सैटर्न के जिसे चंद्रमा है, यूरेनस नेपच्यून, क्या वो भी कॉलिजन या इम्पैक्ट से पैदा हुए? क्या वहां पर भी कोई थिया नाम का ग्रह टकराया? इसका जवाब वैज्ञानिक देने में असमर्थ है। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर बता रहे हैं कैसे एक चंद्रमा सिकुड़ता हुआ दूसरे चंद्रमा में रूपांतरित होता है। तो हमारा पृथ्वी का जो एकमात्र चंद्रमा है, उसका जन्म कैसे हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा।
क्योंकि हमारा पृथ्वी जो सिस्टम है, चंद्रमा है, वो पहले बड़े थे, हमारा चंद्रमा भी बड़ा था, पृथ्वी के और भी चंद्रमा थे, अभी तो एक है, पहले एक से ज्यादा थे, फिर और बैक में जाए तो पृथ्वी और बड़ी थी, और चंद्रमा थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन के कारण कितना भारी बदलाव होता है, क्या क्या बदलाव होता है। कोलिजन या इम्पैक्ट एक बहुत ही असंगत या अतार्किक या आधारहीन कल्पना है। अब वैज्ञानिक अगर समझते हैं कि इसके प्रमाण हैं, तो वो प्रमाण अधूरे हैं, उनमें पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हकीकत में हमारे ब्रह्मांड में जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे कॉन्शियसनेस बनती है। तो साथियों, आज इस भाग 3 के समापन से पहले आपके सामने मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अंतरिक्ष से बैक्टीरिया पृथ्वी पर गिरे, या उल्काएं गिरी, या एस्ट्रॉयड गिरे, और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन विकसित हुआ, एक कोशिका से बहुकोशिका के रूप में, और इस प्रकार से वर्तमान स्तर तक पहुंचा, ये नामुमकिन है, और ऐसा हमारी थ्योरी के अनुसार बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नया विचार, एक नवाचार, एक नई थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जैविक विकास कैसे हुआ। हमने मैथमेटिकल रूप से आपको बताया कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड यानी टॉरस जैसी आकृति कभी भी ब्रह्मांड में नहीं थी। ब्रह्मांड के आकाशीय पिंडों की आकृति या ब्रह्मांड की आकृति टॉरस नहीं है, पृथ्वी की आकृति टॉरस नहीं है, सूर्य और दूसरे ग्रहों की, तारों की आकृति टॉरस नहीं है, चंद्रमाओं की आकृति भी टॉरस नहीं है। हमने गणितीय आधार पर बताया कि किस प्रकार से डिवीजन ऑफ मैटर और साथ में ऑब्लेट मिलकर के कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की मैथमेटिक्स को सपोर्ट करते हैं। किस तरह से हमने इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तव में ब्रह्मांड का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो टॉरस ना होकर के कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो अगर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है तो इससे उत्पन्न होने वाले ब्लैक होल, तारे, सूर्य, ग्रह, गैस दानव ग्रह, पृथ्वी, सभी में एक सिस्टमैटिक पैटर्न, एक सिस्टमैटिक डिवीजन है मैटर का। ब्रह्मांड में अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा, चाहे वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो, चाहे वो कॉस्मिक फ्लूइड हो, वो बड़े सिस्टमैटिक ढंग से कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के रूप में एस्टेब्लिश है। क्योंकि हमारे सूर्य की और तारों की आकृति ऑब्लेट है, उनमें मैटर का डिवीजन जो है वो अलग अलग लेयर फॉर्म में है, इसलिए कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री, और इसी प्रकार से गैस दानव ग्रहों में, रॉकी ग्रहों में, पृथ्वी में, चंद्रमाओं में भी ऐसी ही स्थिति है। साथियों, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी क्रमिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के दौरान पृथ्वी जैसे स्थिति आने पर, क्योंकि अनेक तारों में मैग्नेटिक फील्ड होता है, अनेक भीमका तारों में, अनेक पलदार तारों में, इस प्रकार से अनेक ग्रहों में, इस प्रकार से सूर्य और तारों में। तो साथियों, कहना ये चाहता हूं कि पृथ्वी पर जो हमारे मैमल्स का 2 हाथ 2 पैर है, जो हमारे हाथ और पैर है, उनका ये स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हुआ, जैसा कि आपको मैं चार्ट के द्वारा ये समझा चुका हूं कि पृथ्वी पर जो ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है प्राणियों का, और आपको इस चार्ट के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, ये जितने भी स्केलेटन है, ये कंकाल है, ये जो आपके सामने बताया मैंने कि मगरमच्छ का, चाहे मगरमच्छ का कंकाल हो, चाहे कंगारू का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे हिरण का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बंदरों का हो, चाहे जिराफ का हो, सभी का जो स्केलेटन है, इसका एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री को कैसे सपोर्ट करता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले चित्र के द्वारा स्पष्ट किया कि वास्तव में जीवन इस रूप में जो आया है, जो आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन इस रूप में कैसे बन गया।
तो साथियों, आज के इस पार्ट में जैसे कि ये बताया गया कि समान जो स्किलोट्रॉन का कारण क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न है, एक्चुअली इसका कारण क्या है कि हमारे चारों ओर आभा मंडल होता है, हमारे चारों ओर बॉडी का जो स्किलेटन है, जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मैंने पेड़ पौधों की बात भी कही और इस तरह से मैंने बताया कि ये स्पेशल शेप कहाँ से उत्पन्न होकर के आई, कैसे ये शेप, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, ये स्केलेटन है, चाहे मैमल्स में हो, चाहे ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया सभी में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, तो जीवन इस रूप में कैसे विकसित हुआ। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेविटी कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के रूप में है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में जिस तरह से ये बताया जाता है कि मास जो है, जैसे सन है, वो स्पेस फैब्रिक को दबाता है, इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल इस तरह से दबाता है। ये सही नहीं है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे, अनेक शोधकर्ता बताते हैं, इसमें मैंने एक ये चित्र बताया है आपके सामने कि स्पेस फैब्रिक एक्चुअली हमारे पृथ्वी के चारों ओर कैसा है, सूर्य के चारों ओर कैसा है, तारों के चारों ओर कैसा है। तो एक्चुअली स्पेस फैब्रिक का स्ट्रक्चर क्या है, कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड। तो जैसा कि सभी ग्रह, सभी चंद्रमा, सभी तारे, सूर्य और तारे ट्विस्ट होते हैं, टाइट होते हैं, तो उसी के क्रम में मैं ये समझाता हूं कि ये ब्रह्मांड में ट्विस्ट टाइट होता है और ब्रह्मांड जो है वो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है। साथियों, अगले पार्ट में हम नहीं, अगले हमारे प्रस्तुतिकरण में हम बताएंगे कि एक्चुअली ग्रेविटी का सबसे करेक्ट फॉर्म क्या है, करेक्ट रूप क्या है। तो आज हम इस पार्ट में ये बात कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो पैनस्पर्मिया थ्योरी या ब्रह्मांड में बैक्टीरिया से के चलते हुए आने से या दूसरे उल्काओं से या एस्टेरॉइड से आने से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं आया, या किसी दूसरी थ्योरी से नहीं आया, बल्कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, यानी एआई ऑपरेशन की थ्योरी को हम थोड़ा सा बैक करें, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार समझाएं, तो सन, उसके बाद रेड स्टार, उसके बाद हॉट जुपिटर और सैटर्न के बीच, सैटर्न और यूरेनस के बीच, यूरेनस और नेपच्यून के बीच, नेपच्यून से सुपर आर्थ से इस प्रकार से धीमी गति से रासायनिक बदलाव होते गए और पृथ्वी पर जीवन इस रूप में विकसित, आदि अवस्था से विकसित होते हुए आया। एक बात और हमने आपके सामने रखी कि डार्विन की थ्योरी जो बताती है कि बंदर से मनुष्य बना, ऐसा नहीं है। मनुष्य से उत्पन्न हुआ, हालांकि वो जेनेटिकली प्रमाण बताते हैं कि इस प्रकार से जेनेटिकली प्रूफ भी मिलता है। मैं कहता हूं, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अनेक बंदर है, ऐसे अनेक मनुष्य की नस्लें हैं, ऐसे कई विकसित मानव और हाईली विकसित मानव। आप सोचिए कि पृथ्वी पर जब इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन होते हुए महाद्वीप बन रहे थे, उन्हीं क्षणों में पृथ्वी पर पानी कम होता होता तालाब बने, और तालाबों में ऐसे एक कोशिकीय जीव, मनुष्य का अलग था तालाब, बंदरों का अलग था, भेड़ का अलग था, गाय का अलग था, हाथी का अलग था, शेर का अलग था, लोमड़ी का अलग था, सभी के अलग अलग तालाब बने, सभी की अलग अलग नस्लें बनी, सभी की अलग अलग, इसी प्रकार से प्लांट्स बने और इसी प्रकार से अनेक बैक्टीरिया बने। इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी का विकास हो रहा था। तो साथियों, इन सब का प्रमाण कैसे मिल सकता है जब दूसरे एलियंस ग्रहों की जो खोज हो रही है वर्तमान में, नासा के मिशन या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन या दूसरे इसरो के मिशन, या भविष्य में ये सब साबित करेंगे, ऐसा मेरा दावा है कि भविष्य में इसका प्रूफ मिलेगा कि एक ग्रह कैसे विकसित होता है। एक्चुअली एक ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। पृथ्वी का जन्म ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ, ना कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले गैस धूल कणों के बादल के इकट्ठा होने से
और फिर उसके एक्रीशन में पदार्थ के टकराने से इस तरह से ग्रहों के उत्पत्ति नहीं होती, पृथ्वी का जन्म नहीं होता। तो साथियों, अब पार्ट 1 और पार्ट 2 और इस पार्ट 3 से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या पृथ्वी पर जीवन इस तरीके से उत्पन्न हुआ जैसा कि मैं समझा रहा हूं, या अब तक जो थ्योरीज दी जाती रही है, जो 6 थ्योरीज तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो आप बताइए, आप कमेंट कीजिए और इसको दूसरे वैज्ञानिकों से चर्चा कीजिए कि हकीकत में पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ और इस रूप में कैसे आया। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री के कारण ऐसा है, ना कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर टॉरस ज्योमेट्री के कारण है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि मनुष्य के चारों ओर टॉरस ज्योमेट्री का फील्ड होता है। ऐसा नहीं। तो हमारे चारों ओर जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे हार्ट के बीट करने से, धड़कने से उत्पन्न होता है, तो एक्चुअली क्यों तो हार्ट सारे, मैं केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैमल्स, दूसरे प्राणियों में या दूसरे कीट पतंगों में भी ऐसा कुछ होता है, पेड़ पौधों में ये सर्कुलेशन क्यों होता है? ऐसा क्या ऐसा होता है? हमारा हार्ट भी सिंपली ऐसे एक्सपेंड और कॉन्टेक्ट नहीं होता, बल्कि ट्विस्ट होते हुए, ऐसे ऐसे मरोड़े जाते हुए, तो हमारा सारा बॉडी है वो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, धड़क रहा है। इसी के कारण सारे शरीर का ब्लड हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर आगे, इस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन का कारण है। इसी के कारण हमारे चारों ओर जो फील्ड बनता है, जिसको दिखाया जाता है कि इस तरह से हमारे बॉडी के चारों ओर इस तरह से फील्ड दिखाया जाता है, ये टॉरस की तरह, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, पेड़ पौधों में ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, कीट पतंगों में ऐसा है, जैसे एक तितली के बारे में मैंने बताया है। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी फल सब्जियां हैं, उनका ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों है? तो साथियों, जैसे कि ओम कंपन की बात होती है जब, तो ये ओम कंपन कैसे बनते हैं कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के द्वारा, और किस प्रकार से एक मनुष्य का जब ध्यानस्थ होता है, उसके चारों ओर कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड का फील्ड बनता है। तो साथियों, मैं मैथमेटिकली भी अपनी बात रख रहा हूं। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्या ऐसा संभव है कि कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के अनुसार, जिसका मैंने आपको सूत्र भी बताया कि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड का फॉर्मूला जो है, वो जो मैंने आपको पहले के प्रस्तुतिकरण में आपके सामने रखा कि हकीकत में कि कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड की जो मैथमेटिकल बातें हैं, मैंने आपके सामने रखी कि ये देखिए, ये इस तरह से मैंने आपके सामने ये फॉर्मूला बताया। तो ब्रह्मांड की गणित क्या है, ब्रह्मांड में ग्रेविटी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो आज तक आपने न्यूटन के ग्रेविटेशन थ्योरी को पढ़ा, आइंस्टाइन की थ्योरी को पढ़ा कि स्पेस फैब्रिक में जो इस प्रकार से कर्वेचर पैदा होता है, उसके कारण ग्रेविटी बनती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि स्पेस फैब्रिक में इस प्रकार से मास जो है वो कर्वेचर पैदा करता है, तो इस तरह से ग्रेविटी बनती है। हाँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या है, कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के रूप में होता है। ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है, यानी कि स्पेस फैब्रिक बेंड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन कन्फोकल ऑब्जेक्ट स्फीरॉइड के द्वारा। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है स्पेस फैब्रिक के बारे में, वो जो बात कहते हैं, एक्चुअली वो इस रूप में नहीं है, थ्री डायमेंशन में ऐसे नहीं है कि पृथ्वी जो है स्पेस फैब्रिक को इस प्रकार से मरोड़ रही है। तो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट कैसे होगा, ये मैंने क्वेश्चन किया है। तो वास्तव में हकीकत में क्या होता है, एक ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस प्रकार से, इसी प्रकार सूर्य और तारों का।
तो मैंने आपके सामने हकीकत बताई है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वास्तव में ऐसा फील्ड होता है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के रूप में। तो साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि एटॉम का या पार्टिकल का मॉडल क्या है, वास्तव में सब कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के कारण है। चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, वो सब कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड को फॉलो करते हैं, इस मैथमेटिक्स के अनुसार चलते हैं, ना कि टॉरस ज्योमेट्री के अनुसार। तो इसी के कारण जो है पृथ्वी पर मैमल्स, ऑर्थ्रोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया जितने भी हैं, या प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया हैं, उनका बॉडी का विशेष पैटर्न, यानी कि पृथ्वी पर जीवन इस विविध रूप में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ की जड़ें होती है, तना होता है, फल फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, डालें होती है, या मनुष्य के शरीर में नसें होती है, उसकी हड्डियां होती है, उसकी नाड़ियां होती है, उसके माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, उसके बॉडी का, मैमल्स का, ऑर्थ्रोपोडा का ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न बना कैसे, इसके बारे में वैज्ञानिकों के पास में कोई उपयुक्त कारण नहीं है, कोई समाधान नहीं है। लेकिन मेरी थ्योरी ये समझाती है कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के कारण जीवन का ये वर्तमान रूप आप देख रहे हैं। अगर मेडिकल साइंस में कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड की मैथमेटिक्स के अनुसार ह्यूमन बॉडी को देखें, तो मेरा दावा है कि हम अपने अनेक शारीरिक समस्याओं, यानी कि शरीर में हमारे बीमारियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसा मेरा दावा है। तो मेरा कहना है कि वास्तव में हम इसको चिकित्सा विज्ञान में अगर इसका उपयोग करें, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड हमारे चारों ओर जो ओरा होता है, कि वो सारा का सारा कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड ट्विस्ट करता है, जैसे कि ये मैंने बताया है आपके सामने, ये एक्चुअली हमारे शरीर में इस प्रकार का, या मैमल्स, ऑर्थ्रोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया सभी में, मैं थोड़ा पास में आके आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ये पैटर्न है, टॉरस के कारण नहीं है। तो मैं टॉरस को रिजेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हकीकत में आपको जो टॉरस ज्योमेट्री दिखाई जाती है वो सही नहीं है। तो टॉरस सही नहीं है, और कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड जो टॉरस बताई जाती है कि ये इस प्रकार से कि जीव जंतुओं के चारों ओर, या पृथ्वी का, या सूर्य तारों का, तो वास्तव में ये जो टॉरस ज्योमेट्री बताई जाती है ये गलत है। तो साथियों, आज मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, शायद आप सोचेंगे इसके बारे में कि ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रोचक बात है। तो आज भाग 3 के समापन के बाद में मैं आपके सामने जो अब तक बातें कही है उनको समेटते हुए, उनको और विस्तार से, कुछ बातें ऐसी है जो इस जैसे कि मैंने सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी के 3 पार्ट बताए, आपके सामने रखे। उसके बाद में मैंने पृथ्वी के भौगोलिक विकास, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, उसका भौगोलिक विकास कैसे हुआ, और पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे उत्पन्न हुए, उसके भी 3 भाग आपके सामने रखे। उसके बाद में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन कैसे विकसित हुआ, उसके भी 3 भाग, आज तीसरा भाग है। ये 3 भाग आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने जो इन सभी के बाद में मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा वो ये है कि दौलतमय ब्रह्मांड। तो मेरा अगला प्रस्तुतिकरण ये होगा कि हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार से धड़कता है। तो साथियों, जो बातें आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, मैं समझता हूं कि आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ये बातें विचारणीय है, ये लॉजिकल है, ये साइंटिफिक है, ये कोई तर्कहीन नहीं, ये अवैज्ञानिक नहीं। आपको मैंने जो जो बातें बताई है उसको मैं कुछ गणितीय आधार पर, प्रायोगिक आधार पर, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने है, जो दृश्य रूप में आपके सामने है, चाहे वो गैलेक्सियों के रूप में हो, चाहे नेबुलाओं के रूप में हो, चाहे तारों के रूप में हो, चाहे ग्रहों के रूप में हो, चाहे चंद्रमाओं के रूप में हो, चाहे जीवन के रूप में हो, चाहे भौगोलिक रूप से हो, तो ये सब बातें आपको सोचने के लिए प्रेरित करेगी। तो नेक्स्ट हम
आगे इस पर और विस्तार से कुछ बातें ऐसी है जो रखना चाहेंगे। तो साथियों, ये सब बातें रखने के बाद में आप सोचिए पृथ्वी पर पानी कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे समापन होता गया। रासायनिक बदलाव के द्वारा पृथ्वी पर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर एक ग्रह पर पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, ओजोन परत बनती है और ओजोन परत नष्ट होती जाती है, और इस तरह से पृथ्वी पर जितने भी लेयर हैं, चाहे समताप मंडल की हो, क्षोभ मंडल की हो, बहिर्मंडल की हो, आयन मंडल की हो, जितने भी है, तो ये सब कैसे धीमी गति से चेंज होते जाते हैं, कैसे बने और कैसे नष्ट होते जाते हैं। तो साथियों, आज जो ये प्रस्तुतिकरण हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें आपको नवाचार के रूप में सुनने को मिली है, और हो सकता है कि कुछ लोगों को के लिए ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हो। तो आज का ये प्रस्तुतिकरण को मैं यहाँ विराम देते हुए, आज इसको समापन करते हुए, अगली कड़ी में कुछ फिर नवाचार प्रस्तुत करूंगा। और मेरा निवेदन है, आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने साथियों को बताएं, इसको वैज्ञानिकों के बीच में रखें। तो कोई विचार है तो उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का। आज मैंने आपके सामने जो रखा है उसको आशा करता हूं कि आप सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सोचेंगे कि अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया, बल्कि एक बड़ी सुनियोजित सुव्यवस्थित रासायनिक परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया में इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन इस रूप में आया। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का जैविक विकास हुआ। धन्यवाद।